इसके बाद अब जो टॉपिक है वो है अल्फ़ा थैलेसीमिया। तो बीटा थैलेसीमिया के बाद में अल्फ़ा थैलेसीमिया भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे जो अल्फ़ा थैलेसीमिया होती है वो बीमारी बीटा थैलेसीमिया के मुकाबले में अनकॉमन होती है। उसका रीज़न ये था कि जो बीटा थैलेसीमिया है उसमें जीन म्यूटेशन होती है, जबकि अल्फ़ा थैलेसीमिया उसमें जीन डिलीशन होती है। तो ये बीमारी का प्रेवलेंस जो अल्फ़ा थैलेसीमिया है उसके अंदर ये प्रेवलेंस कम होता है बीटा के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर है जीन डिलीशन हो रही है। क्योंकि जीन डिलीशन की संभावना काफ़ी कम होती है म्यूटेशन के मुकाबले, इसलिए अल्फ़ा थैलेसीमिया का प्रेवलेंस बीटा के मुकाबले में कम होता है। उसके बाद में अल्फ़ा थैलेसीमिया में जो हमें पता होना चाहिए वो ये है कि जो इसमें जो चेन होती हैं अल्फ़ा चेन्स, हमारे हीमोग्लोबिन में 2 अल्फ़ा चेन होती हैं जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। अब ये जो चेन है उनको बनाने के लिए 2 अल्फ़ा चेन को बनाने के लिए जो जीन्स की रिक्वायरमेंट होती है वो चाहिए होते हैं 4 अल्फ़ा जीन्स। 2 बीटा चेन को बनाने के लिए चाहिए थे 2 बीटा जीन, लेकिन 2 अल्फ़ा चेन को बनाने के लिए चाहिए होते हैं 4 अल्फ़ा जीन। और ये जो अल्फ़ा जीन होते हैं वो कौन से क्रोमोज़ोम नंबर पे होते हैं? वो होते हैं क्रोमोज़ोम नंबर 16 पे, 16 के अंदर में ये होते हैं। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं? बीटा का तो बड़े आराम से याद रख लिया था कि बीटा जो चेन है उसके बनाने का जीन होता है क्रोमोज़ोम नंबर 11 पे। कैसे याद रखा था? ये बीटा है, ये बीटा है। उसके बाद में अपन ने ये इसको हटा दिया तो बचा 11। तो बीटा के लिए 11 पे होता है, 11 नंबर क्रोमोज़ोम पे होता है। अल्फ़ा का कैसे याद रखेंगे? अल्फ़ा का याद रखने के लिए भी बड़ी आसान सा तरीका है कि ये होता है, ऐसे बनाते हैं अपन अल्फ़ा, तो इसको थोड़ा घुमा के बनाने का, ऐसे, तो उल्टा 6 बन गया और एक डंडी लगा दी तो ये बन जाएगा 16 हो गया। तो यानी कि अल्फ़ा के लिए होता है 16 पे, जो जीन है 16 पे होता है उसका जीन। इसके बाद में जो चीज़ देखने की वो इसमें जो पेशेंट्स होते हैं वो कैसे कैसे पेशेंट्स होते हैं या क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो अपने पास कितने अल्फ़ा जीन होते हैं? अपने पास होते हैं 4 अल्फ़ा जीन। तो ये नॉर्मल पेशेंट है जिनके अंदर में चारों अल्फ़ा जीन प्रेजेंट हैं। तो इसमें क्या होगा कि 100% चेन्स बनेंगी, 100% चेन बन रही हैं। फिर उसके बाद एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनमें से जो एक अल्फ़ा जीन है, क्योंकि डिलीशन हो रहा है इस बीमारी में, तो एक अल्फ़ा जीन का डिलीशन हो गया। तो मैथमेटिकली अपन कह सकते हैं कि इसमें 75% चेन्स मिलेंगी। तो ये जो पेशेंट होंगे ये साइलेंट कैरियर जैसे काम करेंगे। इनमें ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं होगी, साइलेंट कैरियर जैसे। इसके बाद में नेक्स्ट इंडिविजुअल ऐसे हो सकते हैं कि जिसके अंदर में 2 जीन का डिलीशन हो गया, या तो इस प्रकार से हो गया सेम साइड पे, या तो इस प्रकार से हो गया अपोजिट साइड पे। सेम साइड पे भी 2 जीन का डिलीशन हो सकता है, या फिर अपोजिट साइड पे लेकिन 2 जीन ख़राब हो गए। तो ऐसे में क्या होगा? 2 जीन 4 में से 2 चली गई, यानी कि 50% चेंज ही बनेगी। तो इसमें जो डिज़ीज़ होगी वो होगी माइल्ड किस्म की डिज़ीज़, और इसकी मैनिफेस्टेशन बिल्कुल जैसे सिकल बीटा थैलेसीमिया ट्रेट में मिल रही थी, यानी कि बीटा थैलेसीमिया माइनर, वो जैसी मिल रही होगी। इसके बाद में नेक्स्ट इंडिविजुअल हो सकते हैं कि जिसके अंदर में 3 अल्फ़ा जीन का डिलीशन हो गया। तो इसके अंदर में क्या होगा कि बीटा चेन का एक्सेस हो जाएगा, तो बीटा चेन अपने आपस में मिलकर टेट्रामर बना लेंगी। बीटा 4 का टेट्रामर बन जाएगा।
तो जब बीटा 4 का टेट्रामर बन जाता है तो उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन एच डिजीज़, हीमोग्लोबिन एच डिजीज़। इसके मैं बाद में डिस्कस करेंगे और डिटेल में थोड़ा सा। और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है सबसे ख़तरनाक कि जिन पेशेंट में एक भी अल्फ़ा जीन आया ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक पॉसिबिलिटी तो है एक तरीके इंडिविजुअल जिसमें नॉर्मल बन रही हैं, दूसरे में एक जीन का डिलीशन है, तीसरे में 2 जीन का डिलीशन है, चौथे पे इंडिविजुअल में 3 जीन का डिलीशन है और 5वें इंडिविजुअल में सारे के सारे जीन्स का डिलीशन है। इसमें एक जीन का डिलीशन था वो कैरियर की तरह काम कर रहे थे। इसके बाद में जो ये वाला डिलीशन है जिसमें 2 जीन का डिलीशन है, अब वो सेम साइड पे हो सकते हैं और अपोजिट साइड में भी हो सकते हैं। तो जब सेम साइड में होते हैं तो उसको बोलते हैं सिस जीन डिलीशन, और अगर अपोजिट साइड में होता है तो उसको बोलते हैं ट्रांस जीन डिलीशन। अब सिस जीन डिलीशन जो होता है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। साउथ ईस्ट एशिया में ये ज़्यादा देखने को मिलता है अपने जगह पे। तो ये ज़्यादा ख़तरनाक क्यों है, क्योंकि ऐसे ही 2 इंडिविजुअल ने अगर शादी करी तो क्या हो सकता है कि इनके बच्चों में ये वाली कंडीशन आ सकती है कि दोनों एक इंडिविजुअल से ये जीन आ जाएगी जिसमें बिल्कुल भी अल्फ़ा नहीं है, और दूसरे पेरेंट से ये आ जाएगी उसमें भी उनसे भी कोई बिना अल्फ़ा बन ही नहीं रहा। तो यानी कि ये पेशेंट बहुत ही ख़राब कंडीशन में जा सकते हैं। उसके बाद में जो बीटा 4 का टेट्रामर बन रहा था कि इसमें 3 के 3 अल्फ़ा के जीन डिलीट हो गए, इसकी वजह से बीटा का एक्सेस आएगा जिसको बोल रहे थे HbH डिजीज़। अब HbH में H से याद रख सकते हैं कि ये जो हीमोग्लोबिन H होता है उसकी जो ऑक्सीजन के साथ में एफिनिटी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो अभी अच्छी बात है कि ख़राब बात है, तो ये बहुत ही ख़राब बात है कि अगर हीमोग्लोबिन H ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा तो ऑक्सीजन को रिलीज़ ही नहीं करेगा, तो टिश्यू में हाइपोक्सिया डेवलप हो जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होगी, तो इसलिए पेशेंट को हो जाएगा हाइपोक्सिया, पेशेंट को हाइपोक्सिया हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या होगा कि ये हीमोग्लोबिन H जो है वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा तो सर्कुलेशन से होता हुआ वो जाएगा वहाँ पर स्प्लीन के अंदर में जाएगा, तो वहाँ पर फंस जाएगा और जो मैक्रोफेज है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो इसलिए हो जाएगा एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस हो जाएगा। तो HbH डिजीज़ में क्या होगा कि एक तो हाइपोक्सिया हो रहा है क्योंकि एफिनिटी ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ होगी एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलिटिक अनीमिया। और ये जो हीमोग्लोबिन H है वो इंक्लूजन बॉडीज़ के जैसे अपनी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर में एक्युमुलेट कर जाता है, तो उसकी वजह से उनके में आती है गोल बॉल अपीयरेंस आते हैं। तो RBC की ऐसी गोल बॉल अपीयरेंस देखने को मिल सकती है, और इसके अंदर में इसको हम नॉर्मल स्टेनिंग से नहीं देख सकते, रूटीन स्टेनिंग से, इसमें हमें सुप्रावाइटल स्टेनिंग करनी पड़ेगी, तब जाके ये गोल बॉल अपीयरेंस अपन को नज़र में आएगी। तो ये इंक्लूजन RBC के अंदर हीमोग्लोबिन H के देखने को मिल सकते हैं। तो ये कहानी हो गई बीटा 4 टेट्रामर की। अब उसके बाद में ऐसे पेशेंट जिनके अंदर में एक भी जीन नहीं आ पाया, चारों के चारों डिलीट हो गए, तो उन पेशेंट के अंदर में क्या होगा कि फीटल लाइफ के अंदर हमारे पास होता है अल्फ़ा 2 और गामा 2। अब इन पे जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन F, और इन पेशेंट में अल्फ़ा 2 तो बन ही नहीं रहा। इससे पहले ये बात है कि अल्फ़ा 2 तो नहीं बनेगा, लेकिन नॉर्मली क्या होता है अल्फ़ा 2 गामा 2 होता है फीटल हीमोग्लोबिन 6 महीने के अंतराल में अपना एडल्ट हीमोग्लोबिन से कन्वर्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन A। लेकिन इन पेशेंट में क्या हुआ, ये अल्फ़ा 2 नहीं बन रहा। अल्फ़ा 2 नहीं बनेगा तो गामा वाली जो होंगी फीटल लाइफ में आपस में कंबाइन करके गामा 4 बनाने की गामा का टेट्रामर बना लेंगी। टेट्रामर बना लिया, टेट्रामर बनाने इस गामा 4 वाले टेट्रामर को बोलते हैं बार्ट्स हीमोग्लोबिन, इसको कहते हैं बार्ट्स हीमोग्लोबिन। अब बार्ट्स हीमोग्लोबिन के साथ में भी यही प्रॉब्लम है कि उसकी जो एफिनिटी होती है
ऑक्सीजन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं हो पाएगा, तो लीवर में मान लीजिए बच्चे के डैमेज हो गया और हार्ट के अंदर में डैमेज हो गया, तो उसकी वजह से बच्चे की डेथ हो जाती है। फीटल लाइफ के अंदर माँ के पेट में ही डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि लीवर ख़राब हो गया तो प्रोटीन नहीं बनेंगे, और हार्ट ख़राब हो गया तो वॉल्यूम ओवरलोड की प्रॉब्लम आएगी, तो बच्चे के शरीर में पानी पानी हो जाएगा, वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हाइड्रॉप्स फिटालिस। हाइड्रॉप्स फिटालिस। अब यहाँ पर कोई इम्यून रिएक्शन की वजह से तो ऐसा हुआ नहीं, इसलिए जो हाइड्रॉप्स फिटालिस है ये है नॉन इम्यूनोजेनिक हाइड्रॉप्स फिटालिस। क्योंकि अपन हाइड्रॉप्स फिटालिस एक और जगह पढ़ते हैं जिसको कहते हैं इम्यून हाइड्रॉप्स फिटालिस RH इनकम्पैटिबिलिटी में। RH इनकम्पैटिबिलिटी में उसमें भी हाइड्रॉप्स फिटालिस होता है, लेकिन वहाँ पर इम्यून मीडिएटेड होता है, क्योंकि मदर की जो RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज़ होती हैं, RH एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो फीटल सर्कुलेशन में आ जाती हैं और ऐसा डिस्ट्रक्शन कर देती हैं, तो वो होता है इम्यून मीडिएटेड हाइड्रॉप्स फिटालिस। तो यहाँ पर ये बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है। इनमें यह रहता है कि ये बच्चों की जो डेथ है, ये या जो बच्चे हैं वो 3rd ट्राइमेस्टर तक सर्वाइव कर जाते हैं। 3rd ट्राइमेस्टर तक सर्वाइव कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वैसे तो होता है अपना अल्फ़ा 2 और गामा 2, और अल्फ़ा चेन में डिफेक्ट आया है, लेकिन 3rd ट्राइमेस्टर तक क्या रहता है, जो अपनी एप्सिलॉन चेन होती हैं वो रहती हैं गामा के साथ। तो एप्सिलॉन 2 और गामा 2 तब तक ये बॉडी का जो फिजियोलॉजी है उसको मेंटेन करती है। उसके बाद अल्फ़ा आ जाती है, क्योंकि अल्फ़ा बन नहीं पा रही तो फिर बच्चे की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर जो अल्फ़ा थैलेसीमिया है उसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो, उसमें एक और बात रह गई थी कि जो बीटा 4 का टेट्रामर बना, जहाँ की 3 जीन डिलीट हो रहे थे, वो थैलेसीमिया इंटरमीडिएट जैसा प्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर जो अल्फ़ा थैलेसीमिया होता है ओवरऑल, वो बीटा के कंपैरिजन में माइल्डर रहता है, क्योंकि जो उसमें जो चेन बनती हैं बीटा वाली वो सॉल्युबल होती हैं RBC के अंदर, इसके मुकाबले की अल्फ़ा वाली चेन, तो इसलिए ये माइल्डर रहता है। तो ये होगा अल्फ़ा थैलेसीमिया।